नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। सांसों की दरकार, क्या करे सरकार? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। कोर्ट ने भी आज ये सवाल पूछ ही लिया। कोरोना तेज रफ्तार है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ऑक्सीजन किल्लत और सप्लाई में हो रही कमी और देरी को लेकर पिछले कुछ दिन से कोहराम मचा हुआ है। सरकारें और राजनेता हेल्थ सिस्टम की बिगड़ती हालत का मेडिकल बुलेटिन हर रोज दे रहे हैं और केंद्र से सांसों की गुहार लगा रहे हैं। हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि जब अस्पताल प्रबंधनों को सरकार के हाथ से बात निकलती दिखाई दी तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है और केंद्र से कोरोना से लड़ाई को लेकर नेशनल प्लान मांगा है। होती जा रही है और उतनी ही तेजी से हालात बेकाबू हो रहे हैं। मेडिकल सुविधाएं इस हाल में पहुंच गई हैं कि मरीजों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है और जो दाखिल हैं उन्हें ठीक इलाज और दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। हरियाणा के अंबाला में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर सामने आई तो जींद के सिविल अस्पताल से वैक्सीन चोरी हो गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली के कई अस्पताल अब भी ऑक्सीजन शॉर्टेज से जूझ रहे हैं तो एमपी के दमोह से ऑक्सीजन सिलेंडर लूट की तस्वीरें तक देखने को मिल गई। सांसों के लिए सिसकती जिंदगी और हालात को बेकाबू होता देख अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं और इन हालात से निपटने के लिए केंद्र के पास क्या नेशनल प्लान है, वो कोर्ट को इसकी जानकारी दे। कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों, जिसमें पहला ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। इस पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑक्सीजन प्रबंधन पर केंद्र को जमकर फटकारा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंधों पर है। तो वहीं कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले इस्पात संयंत्रों को परिचालन की अनुमति देने की केंद्र की नीति पर भी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए तरीकों और संसाधनों पर विचार करे, चाहे विशेष कॉरिडोर बनाकर या फिर हवाई मार्ग से पहुंचाकर। हालांकि रेलवे ने अब यह कहा है कि वो इसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो चलाएगा और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित हो सके, इसके लिए अब गृह मंत्रालय भी एक्शन में आया है। गृह मंत्रालय ने भी ये बड़ा फैसला आज लिया है और इंडस्ट्रीज को हो रहे ऑक्सीजन सप्लाई पर आज से पाबंदी लगा दी गई है, सिवाय 9 इकाइयों को छोड़कर। तो 9 जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी रहेगी और बाकी को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रोक दी गई है। तो अब कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है। मिसमैनेजमेंट को लेकर कोर्ट ने पूछा है सवाल कि आखिर आप बताएं कि प्लान क्या है। कोरोना से जो ये जंग चल रही है, हालात दिन प्रतिदिन बेकाबू होते जा रहे हैं, आपातकाल जैसी स्थिति आ पहुंची है, इस पर केंद्र बताए कि आखिर उसकी नीति क्या है, रणनीति क्या है, किस तरीके से ये जंग जो है वो जीती जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल जुड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं ऋषिपाल सिंह जी से बात करना चाहूंगी। ऋषिपाल सिंह जी, कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है और जो नेशनल प्लान मांगा है, इसे कैसे देखा जाए, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, आज जो कोर्ट के लिए और कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेके इसमें जो कार्रवाई का निर्देश दिया है। क्योंकि हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट से 1 से 2 दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि देश के अंदर, विशेष तौर पर राजधानी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लगातार कम हो गई है और लोगों को बिना ऑक्सीजन के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो और ऑक्सीजन की सप्लाई वो किसी एक राज्य से या दिल्ली अपना उत्पादन नहीं करता। ऐसी स्थिति में एक केंद्रीय प्लान होना बहुत जरूरी है सरकार के पास, जो केंद्र सरकार के पास हो, कि ऑक्सीजन जो है बाकी राज्यों से, जिन राज्यों में
कंपैरेटिवली ऑक्सीजन की डिमांड कम है, वहां से दिल्ली जैसे राज्यों में कैसे पहुंचाई जाए। तो इसके सुप्रीम कोर्ट का आज ये निर्णय जो है बहुत आज जो इसको सू मोटो लेना, स्वतः संज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि केवल अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट की बात करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का अपने जुडिक्शन दिल्ली तक है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा और उसको कहना पड़ा कि जितने राज्य हैं, जिन राज्यों से सप्लाई हो सकती है, वहां से प्रॉपर सप्लाई आपके पास क्यों नहीं आ रही, क्योंकि दो स्थिति है, एक तो ऑक्सीजन का कम होना और दूसरा उसकी सप्लाई ना हो पाना। तो इस समय स्थिति जो है ऋषिपाल जी, सप्लाई मैं ये जानना चाह रही हूँ, हो कोर्ट की इस टिप्पणी को क्या इस संदर्भ में ही देखा जाए कि कोर्ट को ये महसूस हुआ, कोर्ट ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि अलग अलग हाई कोर्ट में जो है इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, सिक्किम हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और जो दूसरे स्टेट्स के कोर्ट्स हैं उसमें भी ये मामले की सुनवाई हो रही है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। इस तरह से अलग अलग कोर्ट जो हैं वो इस मैटर को अलग तरीके से ले रहे हैं और अलग प्राथमिकताएं दे रहे हैं। ये ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और नेशनल प्लान मांगा केंद्र से, या फिर केंद्र की नीति को लेकर ये महसूस किया कि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है केंद्र सरकार की सबसे बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी इस वक्त है कि वो ये सुनिश्चित करे कि चीजें चल किस तरीके से रही हैं, एक ढर्रे पर कैसे चलाई जाए और एक जो है उसका रोड मैप तैयार किया जाए कि आपको इस पर चलना है और हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस संदर्भ में सबसे जरूरी तौर पर देखा जाए कोर्ट की इस बात को? नहीं, कोर्ट की इस बात यही इंपॉर्टेंट थी कि अलग अलग जो हम देख रहे हैं हाई कोर्ट और मैटर चल रहे हैं, वो उनकी जुडिक्शन उसी राज्य तक सीमित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, केंद्र सरकार को जबरदस्ती ये नोटिस देना पड़ा कि आप इसमें बीच में उतरिए और इस स्थिति को आप सामना कीजिए और एक अपना रोड मैप लेके आइए कि सरकार, केंद्र सरकार क्या सोच रही है, इस भयावह स्थिति से पूरे देश को कैसे निपट सकती है। क्योंकि ये बात किसी एक राज्य की न गई है, बल्कि उनके बीच का आपसी एक सहयोग बहुत जरूरी है अगर हम इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं तो। हमारे साथ इस पर और मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सतवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हैं आप हरियाणा से। बहुत स्वागत है आपका सतवीर जी। और अजय वर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। मैं दानिश इकबाल से इस पर जानना चाहूंगी। दानिश जी, केंद्र की गंभीरता या वो गंभीर नहीं है, ये बात अब कोर्ट भी महसूस कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात को देखें तो बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नेशनल प्लान ही मांग लिया है कि आप बताइए कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आपने अभी तक क्या किया है, आगे कैसा बढ़ने का आपका प्लान है, ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से सुचारू रूप से जारी की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी, इसको लेकर आप बताइए। तो अब जो है सरकारों की बात पर सिर्फ भरोसा नहीं रह गया है, अब ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर केंद्र कैसे आगे बढ़ रहा है। ये इस तरह देखें कोर्ट की इस टिप्पणी को। कायनात, देखिए जिस तरह के हालात आज देश के अंदर हैं, कोर्ट ने अपना काम किया है, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो एक जगह है, लेकिन केंद्र सरकार कितनी गंभीर थी इस विषय को मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जनवरी के महीने से प्रदेश के अलग अलग सरकारों से लगातार वार्ता कर रही थी और केंद्र सरकार हर प्रदेश की सरकार को सचेत कर रही थी कि आने वाले समय में किस प्रकार से उपाय करना है और किस प्रकार से जो है हमें इस महामारी से बचना है। लगातार केंद्र सरकार सुझाव दे रही थी, ये बात हम सब जानते हैं। दूसरी बात, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस देश के अंदर वैक्सीनेशन लगा दिया गया है और ये पाया गया है कि जो कोविड से जो संक्रमित केसेस आ रहे हैं उसमें जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है, वो 0.43 स्तर पर पाया गया है। तो ये साबित होता है कि वैक्सीनेशन जो है वो कारगर है और वो जो है अपना काम कर रहा है। अब सरकार जो है लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ाने का दानिश जी, आप कह रहे हैं कि जनवरी से ही राज्य सरकारों के संपर्क में थी केंद्र, कोर्ट ने अपना काम किया है, कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कोर्ट को लगा कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है, केंद्र ने अपना काम नहीं किया है, इसीलिए गाइडलाइन उसने मांगी कि आखिर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस पर। देखिए कायनात जी, केंद्र के साथ साथ जो राज्य की सरकारें हैं उनका भी दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि लॉकडाउन अगर किसी को लगाना है तो वो राज्य सरकार अपने विवेक पे आधार होकर के वो निर्णय ले सकती है कि राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है ज्यादा कर दिया है। ऑक्सीजन की सप्लाई जहां जहां जिस प्रदेशों में जरूरत है वहां भेजा जा रहा है। अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 110% से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी में ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा रहा है। लगातार देखिए ऑक्सीजन की कमी इस देश के अंदर नहीं थी, जो लेकिन निर्यात किया गया, इसी वजह से कमी पेश आई। कायनात जी, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कतें थी
उसमें कमी उसके उसके कारण जो है नहीं ऑक्सीजन की दानिश कमी जी, आ मेरा रही है। सवाल उसको उत्पादन में उसको- कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि निर्यात दुगना कर दिया गया था इसलिए कमी पेश आई। अस्पतालों में तो वो कमी पूरी नहीं की गई, लेकिन और दूसरी जगह औद्योगिक इकाइयों में वो जरूर पहुंचा दिया गया। नहीं, अस्पतालों को भी पहुंचाया जा रहा है, रेलवे के माध्यम से भी पहुंचाया जा रहा है, रेल हर तरह से प्रयास कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने अभी आपके डिबेट शुरू होने से आधे घंटे पहले एक समीक्षा बैठक की है ऑक्सीजन को लेकर के, और उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां जिस प्रकार से जरूरत है उसको तत्परता दानिश से जी, जो आपने है कहा वहाँ डिबेट ऑक्सीजन शुरू होने से सप्लाई आधे घंटा कराया पहले जाए। समीक्षा बैठक, लेकिन कोर्ट ने आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल प्लान मांगा है और फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। दिल्ली हाई कोर्ट की भी आप फटकार सुन चुके हैं, उसके बाद क्या कहें कि ये एक्शन मोड में आई है सरकार? नहीं देखिए, कांग्रेस सरकार प्रवक्ता ने- अजय वर्मा जी। कायनात मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए, सरकार जो है जनवरी के महीने नहीं, से सरकार के इंतजार कर रही थी थी कि केंद्र सरकार के इंतजार में थी जब कोर्ट इस तरीके से फटकारेगा, जब देश भर में ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी कि अब हालात क्या बने हुए हैं। इससे पहले तो यहाँ पर कई राज्य सरकारें ये कहता सुनाई दे रही थी कि हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सब कुछ इंतजाम भरपूर है। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं, चोरी शुरू हो गई है, लूट खसुट शुरू हो गई है यहाँ पर, तब कहीं जाके इस तरह का एक्शन, वो भी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अजय वर्मा जी। कायनाथ जी, ये सरकार क्या कर रही है तो मैं बाद में बताऊंगा। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कल एक ट्वीट किया था कि 2019-20 में 4502 मैट्रिक टन ये ऑक्सीजन का निर्यात किया गया और 2020-21 में 9300 मैट्रिक टन। जबकि देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री साहब विश्व गुरु थे, अब कह रहे थे साहब हमने, और 10,000 करोड़ से ज्यादा का भार हमारे जो है निर्यात किए गई दवाइयां, जबकि भारत की आबादी 136 करोड़ थी। आज जब हिंदुस्तान में कोरोना में लाखों लोग कोरोना से मर रहे हैं, करोड़ों लोग कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, तो साहब हमारे जिले लाई देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी सरकार दीदी ओ दीदी, दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरेगी, दीदी का 200 सीटों मशीन के अंदर घुस के 200 सीट जीत के बंगाल में चुनाव लगाएंगे। तब प्रधानमंत्री साहब केवल 5 स्टेटों के चुनाव में, जैसे न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े पेपर ने कहा था कि देखने में प्रधानमंत्री है, भाषा शैली किसी मोहल्ले के लड़के से भी नीचे स्तर के, जो मोहल्ले के कमेंट बॉय होते हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री हैं, इन्हें तो कोविड का, महंगाई का, रोजगार का, देश का, कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आजादी के बाद नहीं देखा। अपनी पार्टी को मजबूत करना अच्छी बात है। अरे भाई, आप केवल एक बंगाल जीतने के लिए 20-20 जनसभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी सारी जनसभाएं कैंसिल कर दी। सारे दलों ने ये कहा कि चुनाव एक चरण में करा लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग, क्योंकि सुनील अरोड़ा साहब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्हें तो उपहार स्वरूप जो है गवर्नर गोवा बना दिया गया। तो दिख रहा है पूरे देश को कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं और देश के प्रधानमंत्री कितने जागरूक हैं। हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ रहे हैं अस्पताल में, लोग बीमारी से साधन नहीं होने से, वेंटिलेटर नहीं है। दिल्ली के हाल देख लीजिए, गुजरात के हाल देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के हाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश के हाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के हाल देख। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक है, हम बांटने का काम नहीं कर रहे। लेकिन जो दुर्गति हिंदुस्तान में इस कोविड महामारी की वजह से प्रधानमंत्री की है दूरदर्शिता, और अभी भी बंगाल के चुनाव उन्होंने एक चरणों में नहीं कराए। अगर अभी भी उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही चरणों में नहीं होंगे, संभव नहीं, क्यों? लेकिन उसके बाद भी मेरी प्रार्थना है आपके इस चैनल से और देश के लोगों से मेरा अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी अनुरोध करती है कि मास्क लगाएं, दूरी रखें और घर में रहें। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि एक चरण में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन अगर मेरी राय आप जानना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पर, मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त में चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, ये चुनाव ही पोस्टपोन हो जाना चाहिए था। जी फाइनल कर रहा हूँ, मेरी देश की सरकार से केवल एक अनुरोध है, देश की सरकार से, कि भगवान के लिए जो लोगों की मौत हो रही है उन्हें बचाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, बेड बढ़ाइए, वेंटिलेटर बढ़ाइए। अन्य हिंदुस्तान के लोग आने वाले इतिहास में आपको काले प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेंगे, जैसे हिटलर को याद रखा गया है। सर, डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, कोर्ट की इस टिप्पणी को और सरकार के अब लिए गए एक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को और मीडिया को सलाम करता हूँ कि इस मुसीबत के दौर में ये सुप्रीम कोर्ट और मीडिया अपना फर्ज बखूबी निभा रहा है। आप और ये बखूबी फर्ज निभा रहे हैं, तभी कुछ ना कुछ हो रहा है, नहीं तो सरकार अभी भी सोती रहेगी। ये ठीक है, मेरा काम नहीं है ये बताना,
लेकिन अब जब दूसरी वेव आई है तो सरकार ये बहाना नहीं दे सकती कि हम नए हैं, हमें पता नहीं है, बीमारी नहीं है। ना तो बीमारी नहीं रही है, ना बीमारी में क्या करना है इसके लिए ये कोई कमेटी बना के इजराइल भेजो या सिंगापुर भेजो, जापान भेजो कि कैसे रोकना है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। सबको पता है, घर से बाहर ना निकलें फालतू, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं। लेकिन ये चीज सरकार लोगों को नहीं समझा पा रही है, सरकार इससे नहीं बच सकती। ये तो पहली सरकार खुद समझे तो समझा पाएगी ना। हाँ, अब दूसरी पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर कहती भी है मास्क लगाओ, सरकार कहती है 2 फुट की दूरी रखो, तो आदेश पारित करने से कुछ नहीं होगा। लोग सब समझते हैं, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। मैंने आपके चैनल से ही 15 दिन पहले ये कहा था कि आप जिन अफसरों ने मीटिंगें बुलाई हैं, आप पिछले 15 दिन की मीटिंग निकाल लीजिए। जिन अफसरों ने मीटिंगें बुलाई है जिनकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से कार्रवाई करिए आप। जिन मीटिंगों की जरूरत नहीं थी वो क्यों की गई? इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे या आप खुद कार्रवाई करो। जो रोड शो जिनकी जरूरत नहीं थी वो क्यों किए गए? ये जरूरी तो नहीं है कि रोड शो और रैली करके कन्वेंसिंग हो सकती है, कन्वेंसिंग तो और तरीकों से भी हो सकती है। और इंदिरा गांधी और संजय के समय के बाद, कई साल के बाद, बीच में वाजपेयी सरकार भी आई। अब एक ऐसी सरकार है जिसमें फैसला लेने वाले 1-2 आदमी हैं, और वो 1-2 आदमी जाके बंगाल में बैठ जाएंगे तो फैसले कैसे होंगे? ये सच्चाई है। अब इंदिरा गांधी के टाइम, संजय गांधी के टाइम भी ऐसा था, 1975-76 में ये दौर रहा। काम बहुत हुए उस समय, लेकिन फैसला लेने वाले कम से कम दिल्ली में तो बैठे थे। अब फैसला लेने वाले जाकर के बंगाल में या तमिलनाडु में बैठ जाएंगे, और बाकी 1-2 मंत्री को छोड़ के बाकियों के बस में कुछ है नहीं, वो मीटिंगें करते रहेंगे तो काम कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये पिछले 10-15 दिन दोबारा गवा दिए। पहला तो साल गवाया गया सरकार द्वारा, उसके बाद पिछले 10-15 दिन अच्छी तरह गवा दिए गए जो नहीं गवाए जाने चाहिए। अब भी मेरी दोबारा से अपील है, पहली बात तो जब सरकार के प्रवक्ता आते हैं वो सतवीर जी, क्या आप मानते हैं कि सारा दोष केंद्र का ही है? जी, केंद्र का ही है या राज्य सरकारें भी सोती रही? हाँ, राज्य सरकारें भी सोती रही, चाहे डबल इंजन हो चाहे सिंगल इंजन हो। मैं ये नहीं कहता राज्य सरकार दोषी नहीं है, सरकारें सारी ही दोषी हैं। तभी तो हाई कोर्ट को और मीडिया को बीच में आना पड़ा। अब अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ना आता शायद अब भी और सोते रहते। तो ये गलत है, और पहले तो मानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी है और बेड की कमी है। अब चंडीगढ़ का मैं बता दूं आपको, चंडीगढ़ पंचकुला में, चंडीगढ़ यूटी होते हुए बेड की बहुत ज्यादा कमी है। ऑक्सीजन की पंचकुला चंडीगढ़ में बहुत कमी है। मुझे पानीपत का पता है, करनाल का पता है। पानीपत करनाल में बिल्कुल बेड नहीं मिल रहे लोगों को, मरीजों को दुखी हो रहे हैं, लोग सिफारिशें करा रहे हैं। सर कहीं नहीं मिल रहे बेड, के लोग ये ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, इनके पास भी फोन आते होंगे कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अच्छी तरह जानकारी, पहले तो सरकार को ये मानना होगा कमी है। मंत्री ये कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। अगर कमी नहीं है तो फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों फरीदाबाद और दिल्ली के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है? जब किसी चीज की कमी होती है तभी झगड़ा होता है। बिल्कुल, एक दिन पहले तक तो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर राह देखने को मिली थी। दोनों ही राज्य सरकारें यहाँ पर और दूसरी राज्य सरकारें भी यहाँ पर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही थी, निशाने साध रही थी, कटाक्ष कर रही थी, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। हालांकि आप कह सकते हैं कि मामला जरा सुलझा हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या पूरी तरह से सुलझ चुकी है चीजें? क्या ये जो अभी सुलझी हुई दिखाई दे रही है चीजें, क्या ये वाकई में सुलझे हैं या और पेचीदा होने वाली है? इस पर हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा,
किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। हरियाणा के कलाकार उड़ गीत सुरीले गावे, गाने बाजे डीजे पे हम नाचे और नचावे। हरियाणा की शान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, हमारी माँ बोली की जान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात हो रही है सिस्टम की फूली सांसों की। अब तो बात सांसों पर बनाई है केंद्र सरकार, दुहाई है दुहाई है। इस पर हम बात कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा से हमारी बात हो रही थी डॉक्टर सतवीर चौधरी से। डॉक्टर सतवीर चौधरी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या हमारी सरकारें वक्त रहते पहले से जागी हुई थी या फिर अब नींद से जाग रही हैं या अभी भी नींद में सोई हुई हैं? सरकारें बिल्कुल नहीं जागी हुई थी या काम नहीं कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो काम कर रही थी दिखावे के लिए कर रही थी। आप लोगों को कहो मास्क लगाओ, 2 फुट की दूरी रखो, और खुद एक फुट की दूरी पे बैठे और फोटो खिंचवा रहे हो, या आपकी 1 घंटा 2 घंटा लाइव मीटिंग चल रही है और सब देख रहे हैं, आधे फुट पे लोग बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं बिना मास्क लगाए, तो अब कहने का क्या फायदा। दूसरी एक और पॉइंट आता है बीच में बार बार कि सभी पार्टियां कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, सभी पार्टियां वही कर रही हैं। लेकिन जब एग्जाम्पल फॉलो करना होता है तो एग्जाम्पल मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का फॉलो किया जाता है। तो सरकार की ज्यादा जिम्मेवारी है कि सरकार इसको जो उदाहरण पेश करती अपना, वो सरकार की ज्यादा जिम्मेवारी थी। तो ये सेकेंड वेव आई इसीलिए है कि लोग फ्री कर दिए गए, लोगों को एक कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो वैक्सीन आ गया है। अब खुद मंत्री और अफसर बेपरवाह हो गए, कहते रहे जरूर मास्क लगाओ, बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, और सरेआम बाहर निकल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो कहने का क्या फायदा। सिर्फ आदेश पारित करने से कभी कुछ नहीं होगा, आपको ये शो करना होगा। ये तो वही बात है, होली के भी आदेश पारित कर दिए थे कि होली नहीं मनानी, सरेआम होली मनाई गई। ये वही बात है जैसे किसानों के लिए 144 लगेगी, वहाँ हजारों में किसान बैठे हैं। तो ऐसे आदेश पारित करने का कोई फायदा नहीं जो फॉलो नहीं हो रहे। मैं लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ। जिस लॉकडाउन हुआ आपके यहाँ प्रोग्राम था, मैंने कहा था लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, आप रेस्टोरेंट बंद कीजिए, लोगों का शाम के समय तफरी बंद कीजिए। तफरी बंद करनी जरूरी है। कोई एक गरीब आदमी बेचारा जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, उसको पकड़ के पुलिस पीटेगी या चालान करेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें जो सोर्स है उसको बंद करना है। आप होटल बंद कीजिए, मैरिज पैलेस बंद कीजिए, ढाबे बंद कीजिए, जहाँ लोग
इकट्ठे होते हैं वो बंद कीजिए, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। उस पर रोक लगाने की बजाय आप हाथों कर्फ्यू लगा देते हो, इक्का दुक्का जो कोई लोग घूम रहा है वो नहीं घूमेगा, तो उससे बीमारी तो नहीं रुकनी। प्लानिंग कह सकते हैं कि पूरी तरीके से गड़बड़ है और इसी गड़बड़ के चलते चीजें अब तक संभल नहीं पाई हैं, सुधर नहीं पा रही हैं। ऋषिपाल सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पहले भी इस तरह का आपने कभी देखा कि जो हेल्थ सिस्टम है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश आदेश जारी करना पड़ा कि अपना प्लान बताएं कोर्ट को कि आखिर आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए कायनात, वैसे तो जैसे हमारे देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम है जिसमें केंद्र भी है और राज्य भी है, वहां पर जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो राज्य के पास है। लेकिन अपने कुछ दिनों में आप देखेंगे, जैसे आपने देखा कि एक दो दिन से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, या कई ऐसी दवाइयां हैं जिनको लेने के लिए लोग हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, वहां से दिल्ली में लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये मतलब सुप्रीम कोर्ट को बीच में ये उतरना पड़ा और केंद्र सरकार को नोटिस देना पड़ा कि ये व्यवस्था जो है, जो केंद्र सबसे ऊपर बैठा हुआ है, आप इस व्यवस्था को ढंग से चला क्यों नहीं पा रहे? ऐसा क्यों है कि अगर वो दवाई हरियाणा में मौजूद किसी को है और वो क्यों ज्यादा पैसे देके वो दिल्ली में आ रहा है, उसको दिल्ली में उपलब्ध क्यों नहीं हो रही? तो इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल प्लान, कि ये जो व्यवस्था है, अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है किसी एक राज्य की नहीं रह गई, ये बाउंड्री पार कर चुकी है, तो उस पर नेशनल प्लान चाहिए। आप केंद्र सरकार है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है रैलियां कर रहे हैं, लोगों को बताया गया, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बताया गया, लेकिन वैक्सीनेशन पे आप जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, लोग बहुत इच्छुक नहीं है, वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोग इतने नहीं आ रहे हैं। या अगर मान लीजिए आप मास्क की बात करते हैं तो उस पर ये बहुत अच्छी तरीके से सरकार नहीं समझा पाई, तो इसलिए इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा कि केंद्र सरकार सामने आए और वो नेशनल प्लान दे, क्योंकि अब वो बातें खत्म हो गई कि राज्य के स्तर की बात रहेगी, किसी राज्य को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब केंद्र सरकार को उतरना पड़ेगा और सभी राज्यों को के साथ एक व्यवस्था बनाकर, और ये देखना पड़ेगा कहाँ पर किस चीज की सप्लाई हो सकती है। व्यवस्थाओं में झूठ था, इसीलिए स्वतः संज्ञान यहाँ पर कोर्ट को लेना पड़ा। दानिश इकबाल जी, अब भी आप यही कहेंगे कि केंद्र ने जो है शुरुआत से ही इस मामले में बिल्कुल कतई ढिलाई नहीं बरती है? कायनात, देखिए आज जो देश के हालात हैं और जिस प्रकार के समस्या हैं, आज मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ूंगा, आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ूंगा, ये किसकी भाषा कैसी है और किसने क्या कहा था। आज जरूरत ये है कि हम सब राजनीतिक दल के लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचें, भारत के बारे में सोचें और भारत के नागरिक को बचाने के लिए सोचें और प्रयासरत रहें। देखिए आज जरूरत है कि ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि उनकी सांसों को जो है आगे बढ़ाया जा सके, आज दवा पहुंचाया जाए। लेकिन वो प्लानिंग है क्या उसके लिए कोई प्लानिंग है? अभी एक दिन पहले तक आपने खुद यहाँ पर कई ऐसे समाचार सुने होंगे, देखे होंगे, जिसमें ये सुनाई दिया कि इस राज्य सरकार के अंदर ये टैंकर जो था उस राज्य सरकार की सीमा के अंदर रोक लिया गया, दिल्ली आने वाले टैंकर को हरियाणा की सीमा में रोक दिया गया, यूपी सरकार की सीमा में रोक दिया गया। कायनात, देखिए कल जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर पे जो है आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर रही। उन्होंने पैनिक फैलाया कि दिल्ली के अंदर जो है 2 घंटे से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चल पाएगा। और ये सच है। आप कह रहे हैं कि पैनिक फैलाया, हर चीज आपको पैनिक क्यों लगती है? अगर कोई स्थिति से बाखबर कर रहा है, किसी चीज से या अपनी व्यथा बता रहा है, आपको क्यों लगता है कि पैनिक क्रिएट कर दिया? कायनात, मेरी बात कंप्लीट। पैनिक सिचुएशन तो ऑलरेडी है देश के अंदर, क्या आप नहीं देख रहे हैं तस्वीरों को? मैं देखो कायनात, मैं बताता हूँ, मेरे अपने रिश्तेदार को दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि ऋषिपाल जी, मैं बिल्कुल ये बात आपकी जो भी आप कहना चाह रहे मैं लूंगी। दानिश जी अपनी बात पूरी करें आप। जी चलिए करें, आप करें अपनी बात पूरी। दिल्ली में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जो है ऑक्सीजन की कमी है, महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कमी है, गुजरात में भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन हम उसका हल निकालेंगे, हम अपनी एनर्जी लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन हमें पर्याप्त हो सके, हमें ऑक्सीजन मिल सके, ना कि हम ट्विटर पे जाके ट्वीट करेंगे और जनता में जो है हाहाकार मचाएंगे। बार बार टीवी पर आकर अगर कोई मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर अपील कर चुके हैं कि अब कृपया हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, इतना होने के बाद भी अगर नहीं पहुंचता है तो इसे क्या कहेंगे आप? खुद अस्पतालों को कोर्ट का रुख करना पड़ा जब देखा कि सरकार की बात का भी कोई असर नहीं हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगानी पड़ी।
केंद्र अस्पतालों सरकार को। ने दिल्ली का जो है तुरंत जो ऑक्सीजन बढ़ा दिया गया है, दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है ऑक्सीजन, कहीं कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार से भी बातचीत हो गई अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है दिल्ली कि का हरियाणा कोटा सरकार भी 100 मदद टन कर रही है। बढ़ाया गया, जिसके बाद 408 टन कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन जरूरत बताई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि 700 टन ऑक्सीजन की है, तो वो जो जरूरत है वो कैसे पूरी होगी? वो पूरी की कोटा जा रही बढ़ाने है। के लिए हरियाणा आना की पड़ा ना, सरकार से भी मुख्यमंत्री कोटा बात बढ़ाने का कर रही है। मतलब ये हरियाणा नहीं कि हरियाणा जरूरत की पूरी सरकार कर दी भी गई है। ऑक्सीजन में सहायता कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री तो को कहीं आना पड़ा, इस हाथ जो जोड़ने मानव को पड़े, बचाने बताना का पड़ा जो प्रयास कि ये है, प्रॉब्लम है, इसमें कोई वरना तो आप सरकार, सुन कोई कहाँ रहे हैं। तमिलनाडु, पंजाब और बिहार नहीं देखना है, हमें मानवता को देखना है कायनात, और हम सब मिलकर के एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। सारी सरकारें सहयोग कर रही हैं। उड़ीसा की महाराष्ट्र सरकार सरकार ने भी यही दिल्ली कहा को था, सहयोग कर रही है। महाराष्ट्र से भी लगातार ये बात सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है, और हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में देखिए कल क्या हुआ वहां पर। नासिक देखिए, का ये तो- हादसा ये तो- अभी ये तो जहन में ताजा ही failure है ना, होगा ये तो आपकी भी। system- कायनात की तो ऋषिपाल system जी। का फेल्योर है। कार्रवाई वहां की सरकार को करनी चाहिए, जो नासिक में हमको देखने को मिला है। 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी लापरवाही के चलते, और जो लापरवाही जो बरती गई है, लापरवाही ये क्यों हो रही है दानिश जी? में वही हालात इस कद्र के इतने खराब हो चुके हैं कि इस तरह की लापरवाही और चूक हो रही है, और ये लापरवाही जिंदगियों पर कितनी भारी पड़ सकती है वो देख चुके हैं हम कल। जी ऋषिपाल जी, अभी जो दानिश इकबाल जी कह रहे थे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूँ। अभी आपने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री हमारे राज्य के हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आए और ट्वीट किया और पैनिक फैलाने की कोशिश की। मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरे अपने रिश्तेदार थे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, वो दिल्ली से और वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, किसी कोई जानकार का हॉस्पिटल था वहां पर शिफ्ट हुए। ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। दूसरा बता रहा हूँ, दिल्ली में कम से कम 5 हॉस्पिटल है जिनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई, जिनके प्रबंधकों से। उन्होंने कहा सब किसी तरह से कुछ ऐसी कोशिश कीजिए, अगर 3-4 घंटे बाद अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं हम उनको कहीं और शिफ्ट नहीं कर पा रहे, हमारे पास जगह नहीं है और ये बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो आप पहले से एक वकील के तौर पर तैयार रखिएगा कि हमारे पर कोई केस बनता है, क्या कार्रवाई होती है। तो आप ये मत कहिए कि किसी भी मुख्यमंत्री चाहे किसी पार्टी का हो, उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। ये सिचुएशन कल बहुत भयावह थी, और इसी भयावह सिचुएशन के चलते, ट्वीट के चलते, हाथ पैर जोड़ने के चलते आज केंद्र सरकार को उठना पड़ा। केंद्र सरकार को जो ये ऑक्सीजन सप्लाई है उसको सुचारू रूप के लिए आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना पड़ा केंद्र। इसीलिए आपने कहा ना अभी आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री जी खुद आना पड़ा और मीटिंग करनी पड़ी। ये पहले क्यों नहीं हुई मीटिंग? ये आपने पहले क्यों नहीं करी मीटिंग? दानिश जी जवाब दें। पहले लिखता था कि लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन कमी नहीं है। आज ही क्यों हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो आप आज ही आ गए, आज आपने आज ही मीटिंग कर ली। उससे पहले आपने मीटिंग नहीं की, उससे पहले आपको पता नहीं लोग कैसे मर रहे हैं। कायनात केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड के माध्यम से जो पैसे आए थे उससे 100 अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट के निर्माण के कार्य कब से शुरू कर दिए थे, और अब तक 40 से ज्यादा जो है प्लांट बन के तैयार भी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार सो रही थी। आप आज आरोप लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन हम आज आरोप लगाने में ना रहे, आज हम सहायता करने में और सहयोग करने में रहे। मैं आपको बता रहा हूँ 40 से ज्यादा प्लांट जो है पीएम केयर फंड के माध्यम से अस्पतालों में बन चुके हैं, और 7 प्लांट और बनने जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, नेशनल प्लान की बात काम किस तरह से कर रही है वो दिखाई दे रहा है। अभी दानिश जी कोर्ट ने भी पूछ लिया है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसने भी ये जानकारी मांग ली है आपसे। जी ऋषिपाल जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इससे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको कुछ बोलती है या कोई भी नेता कुछ बोलता है तो आप उस क्वेश्चन को साइडलाइन कर सकते हैं, किसी पत्रकार के जवाब को साइडलाइन कर सकते हैं। अब आपसे सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया और आज 21 तारीख और 23 तारीख को आपको बोल दिया है कि 23 तारीख को आपको नेशनल प्लान देना है कि आपको नेशनल प्लान क्या है इस डिजास्टर के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जवाबदेही से आप हट जाओगे। अब 2 दिन में 3 दिन के अंदर आपको सप्लाई को पूरा करना है। वैक्सीनेशन को जो आप कह रहे हैं 18 वर्ष से कम लोगों को लेके आना है, लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे, लोग बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है वैक्सीनेशन लगाने के लिए। लोग बहुत ज्यादा जो हम उसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं और उसकी बैंड लगाने की बात करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, वो नहीं पहुंच पा रहा। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। और केंद्र सरकार को बिल्कुल कदम लेना चाहिए। अभी फिलहाल कम से कम मुख्य प्रधानमंत्री से मेरी भी प्रार्थना है कि फिलहाल वो अभी इलेक्शन छोड़ें और देश की जो इस समय जो मेडिकल की सिचुएशन है, जो लोग मर रहे हैं, उस पर ध्यान दें प्लीज। अजय वर्मा जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे गुजारिश है। अजय वर्मा जी क्या कहेंगे आप कि केंद्र ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है अभी भी, और सिचुएशन अब जल्द अंडर कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि एक्शन में आ गई है सरकार? नीति नियत रही, क्योंकि 29 तारीख तक ये 100% इलेक्शन के मोड में है। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव है
ये इन्होंने जनता को जनता के हाल पे छोड़ दिया है, इनको केवल वोट से मतलब नहीं, वैसे प्रधानमंत्री ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। कल जो बंगाल जाने वाले थे प्रचार के लिए वो रद्द कर दिया है प्रधानमंत्री ने। कल हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं पीएम। आज पोलिंग चल रही है वहाँ, आज वहाँ बातचीत करने की पोलिंग चल रही है। मैं आपको 3 चीजें बता दूं कायनात जी। आज 2:00 पर दिल्ली में एक सुमन यादव को हमने ऑक्सीजन की कमी से बाहर एम्बुलेंस जो होती है हाई उसके उसमें ही दम तोड़ दिया, अंदर एंट्री भी नहीं हो पाई थी। 2 दिन पहले जीटीबी अस्पताल में सुमन वर्मा वाइफ ऑफ कमल वर्मा, जिसका हंगामा सत्येंद्र मिनिस्टर हैं जैन दिल्ली सरकार के, उनके सत्येंद्र जैन, इनके खिलाफ हमने कहा मुकदमा दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए। उसको डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी से और बॉडी नाम से दर्ज करा था और उसके बाद उसको लावारिश में फेंक दिया गया और जो परिवार वाले ढूंढते रहे, लावारिस में ढूंढते रहे, फिर पुलिस गई और तब जाके फिर एमएस कह रहे कि हमने जांच कमेटी बैठाई है दोषियों के खिलाफ कार्य। अरे जिसके घर में मौत होती है, जिसके घर का बच्चा या बीवी बहन भाई जाता है, पीड़ा तो उसको होती है कायनात जी, बाहर वाले को तो महसूस नहीं होता जब घर का जाता है। तीसरा सुरेंद्र कुमार जी की डेथ हुई वहीं जीटीबी में। ये तो मेरे 5-7 लोग हैं, लेकिन पूरे दिल्ली के हर अस्पताल में और पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मौतें कोरोना से। मैं पैनिक नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं हिंडन गाजियाबाद का बता सकता हूँ जहाँ दाह संस्कार होते हैं। प्रशासन कहता है 8 कोविड से मरे, जबकि वहाँ का रजिस्टर कहता है 32 लोग मरे हैं। तो ये आखिर आंकड़े भी छुपा रहे हैं, दवाई भी नहीं दे रहे हैं। जो आपका जो चल रहा है आपके इस पर किसी शक्ति 700 की पुकार और क्या करे सरकार, ये बिल्कुल सही चल रहा है। बिन दवाई ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना से कैसे लड़ाई, इसलिए नहीं है कि आप दवाई रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन क्यों आपने 1 साल में कहाँ है वो पीएम फंड का पैसा? आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन चर्चा तो करेंगे ही भाई। कहाँ है वो, कहाँ है विश्व गुरु? कैसे लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग, 3,15,000 आज आए हैं कोविड के नंबर 1 में, और अगर जांचे जाते हो तो 10 लाख केस आए। आज 2200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये गांधी का देश है, ये बापू का देश है, ये भारत ऋषियों का देश है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा। महामारी तो संसार में सब जगह आई है, लेकिन जब हमने अपने यहाँ सारी चीजें करी तो मेरा विनम्र अनुरोध यही है पुनः आपसे कि सरकार को इस पे और अधिक, सारी सरकारों को इसको इस वक्त सारी चीजें छोड़ के, क्योंकि भारत एक है, ना स्टेट की राजनीति हो, ना देश की राजनीति हो, ना लेकिन क्या ये तालमेल आप देख पा रहे हैं, बैठ पा रहा है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में? नीतियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं, रणनीति एक जैसी बन पा रही है? देखिए, जब आप सुबह को स्टूडियो रैली करेंगे, रात को टीवी पे आके कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर देश का मुखिया ही जब ऐसे आदर्श पेश करेगा तो देश के 136 करोड़ लोगों पे उसका क्या असर जाएगा। मैं पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जब देश के मुखिया, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, इन लोगों से लोग इनको आदर्श बनाते हैं, इनसे अपना हम तय करते हैं कि हमें क्या एक्शन करने चाहिए। जब उनके एक्शन इस तरह के दिख रहे हैं तो फिर तो देश की जनता तो अपने ऊपर ही है। हम लोग ये सोचकर कि भाई चलो सरकार अच्छी लय है, ये करिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। पैनिक लोग ये फिर कह देंगे इनके प्रवक्ता पैनिक कर रहे हैं। अगर सत्यता बताना किसी का पैनिक करना है तो हमें मंजूर है ये पैनिक करना भी, कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं लड़ाई जीत पा रहे हैं आप। हम लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, जितने भी हम तन से, मन से, धन से, जिसको भी कर सकते हैं। अगर मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा ना, मैं यहाँ पे आपको टीवी पे चैनल पे बांट रहा, मैं रोज विभिन्न चैनलों पर रहता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कहना, आप भी, ये दानिश बैठे हैं, ये भी, वो डीजी साहब भी, सब लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से कर सकते हैं, लेकिन सरकार को, देश की सरकार को अभी कहीं ना कहीं प्रयास में कमी है, जरना ये हालात सामने नहीं आते। बिल्कुल, आज एक आम इंसान का भरोसा इस बात को लेकर बिल्कुल डगमगा चुका है, उठ चुका है कि अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाए या परिवार के सदस्य को कुछ हो जाए, अगर अस्पताल जाता है तो क्या वहां पर उसे लिया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, भर्ती हो जाता है तो क्या उसे प्रॉपर इलाज मिल पाएगा? ये समस्या बहुत विकट बनती जा रही है। कोर्ट इस बात को महसूस कर रहा है, सरकार की गंभीरता को लेकर उसने सवाल उठा दिया है कि आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, हालात कितने ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। दानिश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिंदगी जरूरी है कि इंडस्ट्री जरूरी है? नहीं, मैंने कायनात पहले भी कहा, देखिए जो अभी संकट की घड़ी है, इसमें हर एक व्यक्ति को बचाना जरूरी है, हर एक जान जरूरी है। तो बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कदम उठा रहे हैं, फैसले हम किस तरह से ले रहे हैं?
ये कहना, देखिए ऐसा नहीं है केंद्र सरकार सो रही है। जिस प्रकार से आप लोग छवि बनाने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार ने कुछ किया ही नहीं है और पहला फेज जो कोरोना का था वो अपने आप ही चला एक गया दिन है। पहले ऐसा कोर्ट नहीं ने है कहा था कायनात। कि केंद्र 22 सरकार ने तारीख का कहा- फैसला लेंगे कि और जो बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसके हम सप्लाई पर जो है आपूर्ति पर रोक लगाएंगे ऑक्सीजन की। ये फैसला कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल ये फैसला नहीं लिया गया। गृह मंत्रालय ने आज फैसला लिया है कि और अब जो इंडस्ट्रीज को आपूर्ति होती है ऑक्सीजन की वो बंद कर दी जाएगी, सिवाय 9 इंडस्ट्रीज के जो जरूरी है उन्हें सप्लाई जारी रहेगी। इस वक्त में सबसे अहम और जरूरी बात क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर जीवन हॉस्पिटल्स बचाना में जरूरी ऑक्सीजन है, की लेकिन- सप्लाई? लेकिन कायनात देखिए, जीवन को संतुलन के आधार पर चलाना जो है जरूरी है, आवश्यक है और सरकार समीक्षा कर रही है। जिस जब प्रकार जीवन से ही नहीं समीक्षा बचेगा तो करेगी- संतुलन किस में बैठाएंगे? नहीं, बिल्कुल बताइए। जीवन ही नहीं बचेगा तो संतुलन किस पे नहीं, बैठेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। कैसे नहीं बचेगा? देखिए सरकार पूरी प्रयासरत है। ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सरकार बार बार कह रही कि देश के अंदर क्यों ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कमी से नहीं लोग है। मर रहे हैं? कमी मेरे किस भाई, चीज की है? मेरे छोटे कमी भाई, आप ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली को के लेकर के अस्पताल हो तो रही है। कोऑर्डिनेशन की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की ट्रांसपोर्टेशन कमी है, कौन बनाएगा ये? कायनात ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। रेलवे ने जो है ऑक्सीजन ट्रेन शुरू कर दी है। रेड जी नहीं, ग्रीन जो है ट्रेन, उसको अब ग्रीन समाप्त ट्रेन का करके किस्सा ग्रीन भी कॉरिडोर सुन लीजिए, बनाया बीच में गया है रोकूंगा भाई ताकि रेल जो है जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य कायनात स्थान सुनो। पर पहुंच जी, सके। जी, अजय जी। ऑक्सीजन की ये सप्लाई ग्रीन कर सके। ट्रेन इन्होंने जो जहाँ शुरू तक करी अगर जरूरत थी, पड़ेगी तो वो किसी कहा था प्रकार ग्रीन से ऑक्सीजन कॉरिडोर में पहुंचाने का काम ट्रेन सरकार कर सिलेंडर रही लेके है। आएगी, जिस प्रदेश को ऑक्सीजन की ऑर्डिनरी जरूरत ट्रेन है 24 उनकी घंटे में जो आ नीति जाती है, है। उसको बढ़ा दिया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से ये चलाने की बात की थी। 40 घंटे में जी जी 40 घंटे में आई है। तो ये कौन सा ग्रीन सरकार की ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? केवल खबरों में रहने के लिए? और ट्रेन 24 घंटे से 26 घंटे के बीच आ गई, वो ट्रेन 40 घंटे में आगे लगी। अभी अगर हार्ड एंड फास्ट नीड है तो एयरलिफ्ट जैसा क्यों कोई हम विकल्प नहीं चूज कर रहे हैं? क्या इस बारे में सोच रही है सरकार? सोचेगी? सरकार ने खुद, प्रधानमंत्री ने आगे आकर के समीक्षा की है, सारे एक्सपर्टों से बात की है, सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे विचार विमर्श किया है और निश्चित तौर पर आप देखिए समय रहते जो है सरकार जो भी संभव समय है, रहते वो प्रयास समय कर बहुत रही है। तेजी समय से नहीं निकल है, गया और है। सरकार जो बढ़ता इस जा दुनिया रहा से है, जा बच्चों चुके का हैं उनका सिलसिला समय बढ़ता खत्म जा हो रहा है। चुका है और सरकार अब दवाइयां नहीं फैसले ले है, रही है। इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं डॉक्टर है, सतवीर। वेंटिलेटर नहीं है। आखिर सरकार चुनाव के मोड में है केवल। डॉक्टर सतवीर, क्या लग रहा है इस वक्त सरकार की प्राथमिकताओं में क्या चीजें शामिल हैं? क्या इस वक्त सरकार खुद कंफ्यूज है? सबसे पहले तो मैं दानिश इकबाल को इस चीज के लिए सपोर्ट करूंगा कि इस बात में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मैं इसका अपोजिशन इस चीज का करता हूँ कि पहले आपको मानना पड़ेगा ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, टोसिलिजुमैब तो मिल ही नहीं रही। लेकिन कमी के कारण, चाहे प्याज की कमी हो, टमाटर की कमी हो या ऑक्सीजन की कमी हो, दो ही कारण होते हैं। एक तो प्रोडक्शन कम है, दूसरा उसकी सप्लाई ठीक तरह मेंटेन नहीं हो रही, सीधी सी बात है। तो अब बात है अभी प्रोडक्शन की। अब रेमडेसिविर 6 कंपनियां बना रही हैं। अब उनकी कॉस्ट तो ठीक है, उनके रेट जरूर तय कर दिए सरकार ने, रेट कम कर दिए। उस रेट कम का फायदा क्या है? जो 2800 रुपए का इंजेक्शन मिलता था वो सरकार ने उसका दाम 2300 फिक्स कर दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब मिल ही नहीं रहा, लोगों को 40,000 में 30,000 में नहीं मिल रहा, क्या फायदा हुआ? तो नहीं मिल रहा। 6 कंपनियां बना रही हैं, वो तो बेचने के लिए बना रही है ना, कोई ये तो है नहीं वो कम बनाएंगी। तो इसको अगर चोर बाजारी हो रही है, पहली बात तो फंड कम रहा है, दूसरी चोर बाजारी हो रही है। तो चोर बाजारी के नाम पे एक छोटा सा कोई केमिस्ट को पकड़ लेंगे, किसी को पकड़ के उसको पुलिस तंग करेगी। असल में क्या है, जो बड़े बड़े डीलर हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोटे मोटे लोगों पे आपदा में अफसर तो सभी तलाशने में जुट गए हैं ना, अभी से काला बाजारी भी शुरू हो चुकी है। तो जो काला बाजारी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। अगर कमी नहीं है तो अगर आर्टिफिशियल कमी अव्यवस्था के कारण हो रही है तो उन पे कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो, बड़ी बड़ी मछलियों पे कार्रवाई हो, तो बाकी अपने आप सीधे हो जाएंगे। जब सरकार काला बाजारी रोकना चाहती है तो हमेशा रुक जाती है, कोई नई बात नहीं है इसमें। और ये मानना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की भी कमी साहब, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बम्बई हो, चाहे साहब, इंदौर में, जब काला बाजारों, भोपाल में, काली बाजारियों की सिफारिश में अजय जी आऊंगे आपके पास। अजय जी, ऑक्सीजन की कमी, तो उसको जब आप समझोगे नहीं, जब तक आप मनोगे नहीं कमी है, आप उसका इलाज नहीं करोगे। जब सरकार डिनायल मोड में है कि कमी है ही नहीं, तो कैसे उसका इलाज होगा? दूसरी बात यह है, जो बजट की बात है, हेल्थ और एजुकेशन कभी भी सरकार की प्रायोरिटी नहीं रही। पिछले साल में होना ये चाहिए था कि सभी डॉक्टरों की पोस्टें भरी हुई होती। अब हरियाणा में पोस्टें भरी हुई नहीं है, सभी स्टेट्स में
पोस्टें नहीं भरी हुई, नर्सिस की सभी स्टेट्स में कमी है, जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं वो तो भरी हो। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का समय था, अब ये समय तो नहीं है ना। अब 2 दिन में तो अस्पताल बनेंगे नहीं, 2 दिन में तो यही है टेम्परेरी हॉस्पिटल, टेम्परेरी बेड क्रिएट किए जाएं, उनमें सब 1 साल का फिर भी एक लंबा अरसा मिल गया हमें, 1 साल का वक्त, उसमें आप कहाँ देखते हैं कितनी तेजी के साथ हम आगे बढ़े स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने में, या हम कहाँ पर अभी खड़े हैं? जैसे जो स्पीड पहले चल रही थी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की, वैसी की वैसी चल रही है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसमें किसी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, होना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, कंप्लीसेंसी आ गई। सरकार ने ये सोच लिया कि अब तो कोरोना तो खत्म हो गया है, अब करने की कोई जरूरत नहीं है। और उनकी जो एक्शन है अफसरों की और मंत्रियों की, कहने को तो कहते रहे 2 फुट की दूरी रखो, 2 गज की दूरी रखो, मास्क पहनो, बार बार हाथ धो। अब आप बिहार और जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है उसके साथ बंगाल का चुनाव आप कंपेयर कर लीजिए। जब बिहार में रैली होती थी, गेट पे आदमी खड़ा होता था, सैनिटाइजर होते थे, लोग मास्क लगाते थे, कम से कम कहा तो जाता था। अब ना इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है, ना कोई डिप्टी कमिश्नर या रिटर्निंग ऑफिसर जिम्मेवार है, ना नेता जिम्मेवार है। किसी की जिम्मेवारी फिक्स हुई कि ये जो रैलियां हुई हैं, जो सबने ढुलमुल रवैया अपनाया और अपना पूरा रोल निभाया गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर हरकत करने में, ये कह सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर है या इलेक्शन कमीशन है या मंत्री है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरे देश में एक धारणा बन चुकी है, रैलियां बंद कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने घोषणाएं तो करी लेकिन उनको लागू नहीं कर पाए। अब लोग का एक आदमी बिना मास्क से मिल जाता है सड़क पे घूमता हुआ, उसका चालान काट देते हैं। अब रैली तो 50 आदमी बैठे हैं स्टेज पे, वहाँ स्टेज पे जाके चालान काटे ताकि लोगों को पता लगे कि कोई कार्रवाई हो रही है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लोग उसको लाइव देख रहे हैं, तो लोग क्यों मानेंगे? जब आप खुद ही नहीं मनवाना चाहते तो अजय जी देखिए, आप ये देखिए कि मैं एक वीडियो आपको अभी भेज दूं। देश के गृह मंत्री, बड़ा पद होता है, एक कोविड के अस्पताल में सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं और वो वीडियो में गृह मंत्री साहब बिना मास्क के घूम रहे हैं। इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि वहाँ चुनाव है, आपका चेहरा दिखना चाहिए? आपको तो वैसे ही लोग जानते हैं कि आखिर ये क्या है। ये बिल्कुल इसलिए नहीं है कि बड़ों से अनुमानित करते हैं। दूसरा, डीजी साहब की एक बात को मैं बीच में काट रहा था, हालांकि मेरी गलती थी, मैं इसलिए काटना चाह रहा था कि जब कह रहे थे कि काला बाजार लोग कर रहे हैं, अरे काला बाजारी में साहब मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश में बीजेपी के तो बहुत बड़े नेता काला बाजारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन में पकड़े गए, और महाराष्ट्र में तो पूर्व मुख्यमंत्री, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, फडणवीस साहब थाने पहुंच गए उसको छुड़ाने के लिए, थाने पहुंच गए, जिसके खिलाफ मुकदमा, जिसको पकड़ा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन की कंपनी के उस पालिका डायरेक्टर को जो काला बाजारी कर रहे थे। तो जब ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे देश के बड़े नेता, राजनेता, वो पार्टी किसी की, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग जब हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, तो इसका एक संदेश इतना गलत जाता है कि देश के छोटे बड़े लोग इसको फिर अपना आदर्श बनाते हैं और वो जुर्म पे जुर्म करते चले जाते हैं। बताइए, आज ऑक्सीजन के सिलेंडरों पर कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर पर कालाबाजारी है। मैंने तो एक ही चीज कही है कि इस आपदा, डिजास्टर को कुछ लोग अफसर में बदल रहे हैं। जब डिजास्टर मैनेजमेंट सरकार का मेन काम होता है, तो फिर जब देश की सरकार ही उसको अफसर में बदल रही है, तो फिर उसको लोग उदाहरण क्यों नहीं बनाएंगे? हम ये चाहते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सारे 28 स्टेट्स और टेरिटोरियल स्टेटों में, क्योंकि इसकी गति बढ़ती चली जा रही है, पहले 6 स्टेट में था, फिर 12 स्टेट में हुआ, अभी 18 स्टेट में है। पहले ये 60 जिलों में था, अब 145 जिलों में, अब 185 जिलों में हो गया है। पहले ये लाख भी आ रहे थे पिछले साल, अब आज 3,15,000 केस, कल 5 लाख 4 लाख भी आ सकते हैं। मौतें पहले कुछ हो नहीं रही थी, आज 2200, 2500, 3000 मौतें हो रही हैं। हम पैनिक नहीं कर रहे, हम सिचुएशन जो टीवी दिखा रहा है, बहुत से टीवी तो वो चीजें दिखाई नहीं रही कि माँ की गोद में बेटे ने अपना दम तोड़ दिया, बेटे की गोद में माँ ने दम तोड़ दिया, बाप ने अपने बच्चों को घूमते घूमते मोटरसाइकिल में दम तोड़ दिया, उसे जगह नहीं मिल रही। आखिर जब हमारी स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था, हम विश्व गुरु थे और बन गए थे, तो कहाँ है वो सारी अच्छी व्यवस्था? कहाँ है हमारे बेड? वो कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे बुजुर्ग, यानी हमारी देश की सरकार के मुखिया ही उसका अनुपालन नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान में फिर तो भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने और आपके ईशा मसीह ने कहा जनता से कि आप अपने आप जीजिए, अपने आप भरिए, तो फिर सरकार की क्या जरूरत थी? कहा जाता है जैसे करनी वैसी भरनी, लेकिन करे कोई भरे कोई, ये बात भी
जरूर कही जाती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो दानिश इकबाल जी, इस केस में यहाँ पर यही हो रहा है, किया किसी ने, आज भर कोई और रहा है? नहीं कहना, देखिए किसने किया और क्या नहीं किया। देखिए कोविड महामारी किसी के हाथ में नहीं है, किसी के इख्तियार में नहीं है कि उससे जो है आप किसी ने जानबूझ करके देश के अंदर उसको फैलाया हो। एक महामारी है, एक आपदा है, और सरकार ने हर सक्षम प्रयास कर रही है कि प्रकार से इसे रोकथाम किया जाए। जब इस देश के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू किया गया, तब आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों ने किस तरह से मजाक बनाया था। किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीनेशन है, किसी ने कहा कि पानी है, किसी ने कहा कि हम नहीं लगाएंगे। तो अलग प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां की थी। अगर आज देश के अंदर उसी वैक्सीनेशन को लगाया जा रहा है और उसका रिजल्ट देखा जा रहा है कि जिन लोगों को जो है वैक्सीनेशन दिया गया है उनके अंदर संक्रमित होने का दर जो है बहुत ही कम है, निम्न स्तर पर है, तो हमें ये सब चीजों को देखना पड़ेगा किस प्रकार से राजनीति इस देश के अंदर की गई थी कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर। आज यही लोग कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन आप सबके लिए फ्री कर दिया जाए, सबको दिया जाए, 18 वर्ष से जितने भी आयु के ऊपर के लोग हैं सबको दिया जाए। तो सरकार लगातार गंभीर थी कहना, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के हो, चाहे वो टेस्ट को लेकर के हो। और जहां तक सवाल जो अभी पीड़ा है हम सबके मन में, निश्चित तौर पर जनरल साहब जो बातें कह रहे थे, डॉक्टर साहब जो बातें कह रहे थे, बहुत सही बातें कह रहे थे कि बेड की कमियां हैं, ऑक्सीजन की कमियां हैं देश के अंदर, और दवाइयां की। दानिश जी, ऐसा लगता है हमारा हम सबको मिल करके जो है इसको आगे बढ़ना है और इसे लड़ना है और जीतना है। लेकिन अगर हम टिप्पणियां करते रहेंगे, आक्षेप करते रहेंगे और फिर राजनीति देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नहीं दानिश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सरकार जो है स्थिति की गंभीरता को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है और उसे समझने में देरी कर रही है, फैसले देरी से लिए जा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा भी संपर्क जो है वो टूट गया है। तो केंद्र सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उससे नेशनल प्लान मांगा है कोविड-19 से निपटने के लिए कि आखिर किस तरीके से इस महामारी से तैयारी जो है वो की गई है केंद्र सरकार की ओर से। 4 अहम मुद्दों पर सरकार से नेशनल प्लान जो है केंद्र सरकार से मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। पहला, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा शामिल है, दूसरा है दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया क्या है, चौथा जो है वो लॉकडाउन का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं, क्योंकि इससे पहले ये देखने में आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि यूपी के 5 जिलों में जो है लॉकडाउन लगाया जाए और इसी आदेश को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया था और इसे निरस्त कर दिया था एक तरीके से। और इस पर एक स्पष्टता मांगी है कि नेशनल प्लान बताए केंद्र के आखिर इन स्थितियों से निपटने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाएगा। निर्णयों में एक रूपता, समानता होनी बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, ये जो हालात और स्थितियां इतनी गंभीर होती जा रही हैं, इसे किस तरह से देखते हैं कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है? क्या इसमें ये कहें कि गंभीरता इसे कोर्ट की कहें, या फिर ये कहें कि निराशाजनक एक रवैया रहा केंद्र का और उस निराशा की वजह से ही ये संज्ञान लिया गया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये जानना है कि आज जब पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में जो ली है वो किसी ने फाइल नहीं की पिटीशन, कोई वहां पे गया हो और उसने पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेके इस पिटीशन को लिया है और इसके अंदर केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 3-4 जजेस जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। स्टाफ 30-40% जो स्टाफ है वो संक्रमित हो गया है। तो ये उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है और सरकार किस तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन और जो इंजेक्शन जो इस कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पेटेंट क्यों नहीं केंद्र सरकार ने परचेज करके, और जितनी कंपनीज थी हमारे, जितनी और कंपनीज हैं, उस पेटेंट को क्यों नहीं भेज दिया, क्यों नहीं रातों रात उसका निर्माण कराया कि ये जो वैक्सीन है ये बड़े पैमाने पर रातों रात ये वैक्सीन तैयार हो जाती है, या जर्नीस में जो इंजेक्शन है वो तैयार हो जाता है। क्यों 1 या 2 कंपनी को अब तक ये इसका लाइसेंस दे रखा है? क्यों नहीं सरकार ने DRDO या और बड़ी बड़ी जो सरकार की एजेंसी है उन्होंने क्यों नहीं बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कराया? क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाई? क्यों नहीं लोगों को ये एजुकेट किया? ये सब ना करना, केंद्र सरकार का ना करना ही सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को उनके ना करने पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान देना पड़ा, उनको नोटिस देना पड़ा कि आप गंभीर नहीं है। अगर केंद्र सरकार अपना कार्य कर रही होती तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तब ये निर्णय जो लिया है ये केंद्र सरकार के गंभीर ना होने पर ही लिया है। जी,
डॉक्टर सतवीर चौधरी, क्या लगता है किस तरीके से अब जो है एक्शन लेना चाहिए सरकार को? हालांकि गृह मंत्रालय ने एक्शन तो जरूर लिया है, लेकिन अभी भी कहें कि पूरा नहीं है, अधूरा है। मैंने शुरू में ही कहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, बहुत अच्छा हुआ। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करता तो आगे 3-4 दिन भी वही अव्यवस्था चलती रहती। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार को मजबूरी में ही सही अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत। चलिए, इसके बाद लगता है कि हालात में सुधार जरूर होगा। जी, एक सोच है कि अगर हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी डूम हो जाएगी, जीडीपी नीचे आ जाएगा। ये अदर वे राउंड भी समझना पड़ेगा। अगर लोग हेल्दी नहीं होंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के अगर 3 जज घर बैठे हैं, आधा स्टाफ घर बैठा है, किसी फैक्ट्री का आधा स्टाफ घर बैठा है, तो क्या वो फैक्ट्री चलती रहेगी? ये सोचने की बात। जब जान है तो ये तो जहान है। इनडायरेक्ट है। हाँ, जान है तो जहान है। ये सोच कि अगर बीमारी चलती रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जीडीपी ठीक रहनी चाहिए, हमारा इकोनॉमी ठीक रहनी चाहिए। इकोनॉमी ठीक रह ही नहीं सकती जब लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक अजय वर्मा जी, किसी आदमी के परिवार अब हालात सुधरेंगे लगता है? कोऑर्डिनेशन जो है, जो पहले गड़बड़ाया हुआ था, क्या वो अब सही चलेगा दोनों राज्य और केंद्र सरकार के बीच में? देखिए, सरकार, देश की सरकार कभी भी पहल नहीं करती कि अपोजिशन को या दूसरे राज्यों में जहां उसकी सरकार नहीं है, भेदभाव की नीति ये रहती है कि वहाँ फंड कम देना, वहाँ दवा कम देना, मांगने के बाद भी डिले करना। ये देश एक है, प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं और इन्हें सोचना चाहिए कि जान का नुकसान, जान है तो जहान है। जीडीपी वीडीपी का हम क्या करेंगे जब जान ही हमारी नहीं रहेगी? ये हमें अपना टारगेट लेके चलना पड़ेगा कायनात। जल्दी दानी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, जल्दी से। कहना, देखिए, सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए कोई व्यक्ति जो है देश का, वो उसका देश का नागरिक है, चाहे सरकार किसी की भी हो। सरकार कहीं कोई पक्षपात नहीं करती है। दिल्ली की सरकार ने ऑक्सीजन मांगा, केंद्र सरकार ने फौरन ही जो है ऑक्सीजन की लिमिट बढ़ा के रख दी है। तो इस तरह की आक्षेप नहीं करना चाहिए और हम सबको पॉजिटिव होकर के रहना चाहिए। सरकार जो है सक्षम है और सरकार इस पीड़ा की घड़ी में भी सबके साथ है और हम इस जो मुश्किल की घड़ी, इससे हम निकल करके बाहर आ जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। चलिए, ये साथ बना रहेगा और विश्वास बना रहेगा, यही हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक सभी कोरोना की स्थिति और अस्पतालों में जरूरी सेवाओं की कमी और उसकी आपूर्ति पर नजर बनाए रखने की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने भी केंद्र से महामारी से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा है। देखने वाली बात यही होगी कि इस बार सरकार एक नीति पर आगे बढ़ती है या अपनी अपनी नीतियों पर चलकर सरकारें हालात को और पेचीदा करती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।